हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किए और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग वो भी कंप्लीट कर लिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते थे। ठीक है, स्ट्रेट वायर में जब हम करंट को पास कराते हैं। ठीक है, अभी तक ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हम लोग फैक्टर इफेक्टिव भी देख लिए। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो मैंने कहा था अगर मान लीजिए आपको कि अगर कोई भी वायर है, ठीक है, और उस वायर से आप करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर? तो अगर मान लीजिए आपको किसी वायर से करंट पास करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखने के लिए आपको मैंने कहा था सीपी मंत्रा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और सीपी मंत्रा में छोटा सा बात था स्नो। ठीक है दोस्त, स्नो। अब इस स्नो में यहाँ पर क्या था, साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ करंट को आप पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन किधर होगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है, और नॉर्मली अगर हम नॉर्थ से साउथ करते हैं तो ओरिएंटेशन किधर होगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड किया था। अच्छा, अगर हम फैक्टर की बात करें तो सिंपली आपका लेंथ पे डिपेंड किया था, करंट पे डिपेंड किया था। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? ठीक है, अब आता क्या है कि डिस्टेंस पर डिपेंड किया था। ठीक है, और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर इन दोनों को कंपेयर कर ले हम तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा I/R। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current which passes through wire या और कंडक्टर, इसी को बोल सकते हैं कंडक्टिंग वायर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो होगा हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू किसका, लेंथ ऑफ। और जो तीसरा चीज था बड़ा नोन था, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस where force is experienced, या इसी को कहते हैं, इस पूरे पार्ट को लिख सकते हैं रेडियस पर। अगर कोई सर्कुलर पाथ हो तो उसके रेडियस इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर बात कर लो, अब इस सिचुएशन को समझिए, अब इसकी बात कर रहा हूँ, इसको समझना है। रेडियस अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट रही है। रेडियस अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती है। अगर रेडियस घटेगा, कम होएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक वैल्यू बढ़ाते हैं दूसरा वैल्यू घट जाता है, और अगर एक वैल्यू को घटाते हैं तो दूसरा वैल्यू बढ़ जाता है। क्लियर? तो इस फैक्टर पे क्या था, डिपेंड था। अगर इस फैक्टर पे डिपेंड था तो आप इनसे एक इक्वेशन बना सकते हो, और वो जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। तो यहाँ से आप कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/R और मैग्नेटिक फील्ड। जरा सोचिए तो, अब यहाँ से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा म्यू नॉट
अपॉन में, देखिए जरा फोकस कीजिए, म्यू नॉट अपॉन में क्या 2 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इनटू आई अपॉन में आर। अब ये 2 पाई क्यों, अगर हम पेरीमीटर की बात कर ले तो आपका तो 2 पाई आर बन जाएगा, और टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कितना बनेगा, देखिए तो इसको ही कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। अगर इस पार्ट को हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिए, यहाँ से हम हटाना चाहते हैं तो एक स्टेप और भी लिखा था, ये किस टाइप से लिखा था, b इज इक्वल टू k इंटू आई अपॉन में आर, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई अपॉन में आर। अब ये वाला पार्ट को ऐसे मान लो, या पहले जैसे लिखे थे वैसे मान लो, ठीक है। अब जरा सोचो तो, अब अपने पास क्या है, अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, अब बात आती है म्यू नॉट, आपको बताया थे परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। तो लिख सकते हैं वो यार म्यू नॉट पर PERMEABILITY permeability in free space, और इसी को दूसरा लैंग्वेज देते हैं वैक्यूम। और जो म्यू नॉट की जो वैल्यू आता है, ये आता है 4 पाई और 10 के पावर -7, याद करिए, ठीक है। अब हम बात कर, इसके यूनिट्स की बात करोगे तो इसका यूनिट तुम फाइंड आउट कर लो। तो जरा देखो, b इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ इस पर, और हमें चाहिए क्या, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट कितना बनेगा, बी आर अपॉन में आई, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड यानी टेस्ला, आर हो गया क्या, मीटर, और ये करंट एम्पियर, तो बन गया आपका टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो आप लिख सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब इस पूरे को मिला के हम शॉर्ट फॉर्म अगर लिखें तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्लियर है कि नहीं, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब देखिए जरा, इस सिचुएशन में आपका ये फार्मूला बन गया दोस्त, अगर कोई स्ट्रेट लाइन से कोई भी अगर करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन के तैयार है। ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इज passes through straight conductor, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया कि when the current is passes through the straight conductor, अब की बात हो गया, क्लियर है। अब जरा देखिए, I क्या है आपका, I जो है ये करंट है, I इज इक्वल टू जिसको बोलते हैं आप करंट, और यहाँ से R जो है ये डिस्टेंस है आपका, और ये डिस्टेंस कहाँ से होनी चाहिए, ये होना चाहिए कंडक्टर से, डिस्टेंस, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, ठीक है। हम म्यू नॉट के बारे में लिख लिए, पाई की वैल्यू आपको पता है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं थोड़ा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सर्कुलर लूप की बात करने जा रहे हैं हम लोग, अगर कोई लूप है तब की क्या बात बनेगा, ठीक है। फोकस करना, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इससे, मैं आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसमें क्वेश्चन आपके बहुत बनेंगे, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि यार 1 टेस्ला किसके करीब होता है, तो जरा देखिए 1 टेस्ला, ठीक है दोस्त, अब 1 टेस्ला किसके करीब होगा, तो अभी आप यूनिट बनाए थे, आप उनसे भी कर सकते हैं, यानी फोर्स के आप उस पर बना सकते हैं,
ठीक है ना। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं इस पूरे पार्ट को कि 1 न्यूटन अपॉन में, जरा फोकस कीजिए, 1 टेस्ला की बात करते हैं, 1 न्यूटन अपॉन में 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर। ठीक है दोस्त, कितना हो गया? 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर। तो हम यहाँ से लिख दें इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, 1 न्यूटन अपॉन में 1 एम्पियर इंटू में 1 मीटर। अब इस पूरे को अगर हम एक साथ लिखें तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू बन जाएगा 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। देखिए 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर या 1 एम्पियर, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको बोलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, थ्रू अ सर्कुलर लूप। फोकस करना जरा, यानी क्या कहा आपने कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, अब ये भी जो रिप्रेजेंट करेगा ना, एक कंसेंट्रिक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी, राइटिंग समझ में आ रहा है ना, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड किसके कारण? बाय कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब कहां पर? एट एवरी पॉइंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट होता है when we move। ठीक है, when we move away, further, जब हम आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? फर्दर सर्कल बिकम्स लार्जर। ठीक है दोस्त, सर्कल बिकम्स लार्जर। ठीक है, अब दूसरा बात क्या आता है कि अगर हम बात कर लें उस स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा? सेम होगा। कहाँ पर? अगर हम एवरी पॉइंट कंसेंट्रिक की बात करें। ठीक है, चलिए उस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि अगर सपोज मान लो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन of magnetic field inside a, देखिए the direction of magnetic field inside a loop is zero। क्लियर है? अब नॉर्मली क्या होता है कि अब ये पॉइंट अभी तक आप सिर्फ देखें, इसको समझ नहीं पाए होंगे क्या कह रहा है ये। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेंट्रिक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसको रफ करें ताकि आपको मैं समझाने की कोशिश में करूँगा। ठीक है, अब जो भी सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलर लूप। अब मान लीजिए सर्कुलर लूप की बात करते हैं, जरा फोकस करिए, ये आपका सर्कुलर लूप है। ठीक है, और आप नॉर्मली आपको पता है कि मैग्नेट जब करंट में आप किसी वायर में करंट को पास करते हैं तब उसके आजू बाजू यानी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्लियर है?
चलिए, अब अगर हम बात करें कि अब इस तरह से सेंटर से जब आप बात करोगे ना, तो हम कहते हैं इन द लूप, इन द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक field lines, in the circular loop the magnetic field lines passes through the center of loop is always straight line. ये पॉइंट्स को याद रखना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कहा गया है कि अगर सर्कुलर लूप से आप ध्यान दीजिए, सर्कुलर लूप है ना आपके सामने। अब इस सर्कुलर लूप से क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ पोटेंशियल्स दे दीजिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल्स दे दिया आपने। अब यहाँ से आप क्या करते हो, इस सेंटर से करंट को पास कराए, और जब करंट पास हो रहा है तो सिंपली आपको वही एकदम याद रखना है इस बात को। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन लीजिए, तो करंट का डायरेक्शन देखिए इस टाइप का, ये करंट का डायरेक्शन बनेगा ना, बनेगा ये करंट का डायरेक्शन। देखो तो ये पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन, करंट को अच्छे तरीके से पढ़ाए थे और डायरेक्शन ऑफ करंट भी पढ़ाए थे। क्लियर है? तो अब उस सिचुएशन में क्या बात बनेगा आपका, जरा फोकस करना जरा। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन आपको मिल चुका है, तब यहाँ पर अगर हम फील्ड की बात करें या मैग्नेटिक अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्या बनेगा, जब सर्कुलर लूप से करंट को पास कराते हैं मिड से, तो सीधा ये स्ट्रेट लाइन होएगा। ये याद रखना, ये कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और जैसे जैसे इसके एज के तरफ आएगा वैसे क्या बनेगा, ये इस तरह से देखिए जरा बैंड होते चला जाएगा। इस पॉइंट्स को भी नोट करते हैं हम लोग, इस पॉइंट्स को ऐसे नोट कर सकते हैं हम लोग, व्हेन, ठीक है, देखिए जरा, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड is away, when the magnetic field is away from the center, then there magnetic field lines बैंडेड। क्या होगा, बैंडेड, मतलब बैंड होना स्टार्ट करेगा। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं बैंड। ठीक है, समझ रहे हो बात को, क्या होगा, बैंडेड हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करते हो, यानी कह सकते हैं इसको, दैट इज when near the circular conducting wire, ठीक है, magnetic field lines bend। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बैंड होना। अब तुम्हें पता चलेगा कि अब किस टाइप से हम कैसे इसको कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये बैंड हुआ है। देखिए, अब करंट का डायरेक्शन, अब यहाँ पर अगर सर्कुलर लूप देते हो इस पॉइंट पे, समझना, अब यहाँ पर आप सर्कुलर लूप दे दिया तो डायरेक्शन करंट का क्या होगा, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। जरा देखो, आप इस कंडक्टिंग सर्कुलर लूप में एक और लूप दे दिए हो कंडक्टिंग का, कोई छल्ले टाइप का होता है ना वो, तो ये इस तरह का मूवमेंट है करंट का। तो ये करंट का डायरेक्शन देखिए क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट इस तरह से मूव कर रहा है। देखिए ऐसे, तो आपका करंट भी क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, देखिए ना, नॉर्मली आप कहते हो कहाँ से जा रहे हो, वो भूल जाओ, ये जो
अब एक ही बात याद रखो, सीपी मंत्रा में आपको ये कहा गया था स्नो को रखो, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ओरिएंटेशन किधर होना चाहिए, वेस्ट की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन कैसा, देखो तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो, इस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर देखो तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये भी तो साउथ से नॉर्थ है, लेकिन कौन से पार्ट में दे रहे हैं, राइट साइड में। तब इस सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन ऐसा बनेगा, परेशान नहीं होना है। इस तरफ क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, देखिए जरा, और ये कैसा हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ से देखो इस पॉइंट से, तब समझ में आएगा। इस पॉइंट से अगर आप सीधा करते तो ये इस तरह से मूव करेगा, ये एंटी क्लॉक और ये कैसा है, क्लॉक। तो इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये जो पार्ट है इसको देखिए मिड पार्ट वाला को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इससे इधर जो जा रहा है मूवमेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ना आपके सामने। और ये जो ऐसे जा रहा है, ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन भी दे दो उसी टाइप से, जिस टाइप से आपका वायर में करंट जा रहा है उस तरह से आप डायरेक्शन दे दीजिए। समझ रहे बात, मन के तहत गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर वाला पार्ट, ये कहाँ डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए देखो क्या है, थोड़ा चैप्टर 13 ऐसा है साइंस 10th क्लास का कि बहुत चीज़ ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें डाइजेस्ट करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, और डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर ही छोड़ देना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ट्राई करना कम से कम कि आप वीडियो लेक्चर देखें और एनसीईआरटी की बुक को जस्ट पढ़ लें। ठीक है, देखते के साथ, और उसमें जो क्वेश्चंस है ना उसको आप लगाने की कोशिश करें। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट्स को मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूँ आपको। ठीक है, ये पॉइंट्स ये था आपका कि नॉर्मली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, लिखिए जरा, इस पॉइंट्स को नोट कर लेना। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नियर द, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ कॉइल, नियर द सेंटर ऑफ कॉइल are almost straight line। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, क्या है कि अगर आप कहते हो तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नियर द सेंटर, यानी इस तरह से, अगर मान लो ये आपका सर्कुलर वाला पार्ट है, ठीक है, और इस सिचुएशन में इस तरह का आप करंट को पास करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया, तो आप सेंटर से जब दोगे ना तो आपका फील्ड देखिए कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, और जैसे जैसे इसको हटाओगे वैसे वैसे टिल्ट होने की कोशिश करेगा। देखो तो सेम यहाँ पर भी होगा। तो अब जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मली तरह देखिए करंट अपने पास का है, करंट का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे जैसे करंट को सेंटर से जैसे जैसे दूर हटते जाता है वायर के किनारे की तरफ, एज की तरफ, वैसे वैसे क्या होता है, ये टिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, जरा फोकस करो, इस तरह से देखो, और ये इस तरह मूव कर रहा है। तो देखिए बीच वाला जो सेंटर, ये लाइन नहीं कह रहा है, स्टेटमेंट नहीं कह रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नियर द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल आर ऑलमोस्ट कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग
देखिए फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर, ठीक है, करंट कैरिंग ठीक है कंडक्टर। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है उसकी बात कर रहे हैं, तो बात करता है करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, ठीक है दोस्त, करंट पासिंग थ्रू, ठीक है कंडक्टर, यानी कंडक्टर के बदले आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉइल, कंडक्टर के बदले आप लिख सकते हो कॉइल। तो क्या बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा I का। दूसरा जो टर्म होगा ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अच्छा, इस संदर्भ में क्या बनेगा, यानी 1/r, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा इसको, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और जो नेक्स्ट होते हैं ना दोस्त, ये होता है थर्ड, नंबर ऑफ टर्न, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इन द सर्कुलर कॉइल। और अगर आप कहते हो कि सर जी ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या मैं इसको स्मॉल एन कह दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल एन कह देते हैं दोस्त। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे क्यों, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा दोगे उतना ही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, इंस्टेंट बनेगा, फोर्स ऑफ मैग्नेट बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, जितना नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं, ठीक है। तो उस संदर्भ में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। फोकस कीजिए, देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करें जरा, अगर इन पूरे को कंप्लीटली अगर देखें तो क्या बनेगा, जरा देखिए, इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ से तीनों इक्वेशन से आप यूँ कह सकते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलो, I इंटू बोलिए N अपॉन में R। देखिए ना ये वाला पॉइंट, ये डायरेक्टली इनवर्सली बन रहा है, तो B इज इक्वल टू K इंटू I इंटू N अपॉन में R। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो तो। और इस सिचुएशन में आप क्या कह सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू N इंटू I अपॉन में R। तो B क्या बन जाएगा, ये बनेगा म्यू नॉट N I अपॉन में 2 पाई R। ये क्या है आपका, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता है, लॉरेंज फोर्स में जाएंगे अलग हो जाएगा, कंडक्टिंग में जाएंगे अलग होगा, स्ट्रेट में जाएंगे अलग हो जाएगा, सर्कुलर में जाओगे अलग हो जाएगा, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म में जाओगे वहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कुलर लूप। अब अगर आपको फार्मूला याद है तो ये आपको एक और चीज़ पता कर देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसी को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। अब होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, अब मान लो 2-3 फील्ड जनरेट कर दे, अगर मान लो सपोज यहाँ पर एक मैग्नेट है सपोज, चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है, या फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है और उसके
रेडियस यानी जो डिस्टेंस है कंडक्टर का उस पर डिपेंड कर जाता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्या होता है दोस्त कि अब मान लो सपोज इस तरह का कोई मैग्नेट है, जरा समझना दो, ठीक है, और एक मैग्नेट और ले लेता हूं, दूसरे कलर में ले लूं, ठीक है। सोचो दो मैग्नेट है और ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका नॉर्थ पोल, तो स्वाभाविक बात है ये साउथ होगा तो ये आपका साउथ होगा। आपको नहीं लगता है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ देगा, इस तरफ में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देगा इस तरफ में। अगर इसको मैग्नेट 1 मानते हो तो यहाँ पर आप 1Fn1 ले लीजिए, और इसको अगर 2 मानते हो तो Fn2 ले लीजिए। देखिए तो अब थोड़ा सा अगर आपको वेक्टर के बारे में नॉलेज है तो फोर्स जो है ये फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो, और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये N2 का क्या मतलब है? N2 का मतलब हो गया ये नॉर्थ की वजह से फोर्स क्रिएट हो रही है और सेकेंड मैग्नेट का है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, देखिए जरा, ये एक फोर्स है और ये किसकी वजह से हो रही है? नॉर्थ डायरेक्शन, और कौन सा मैग्नेट है? मैग्नेट 2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो फोर्स किसकी वजह से? नॉर्थ की वजह से। और आपको नहीं लगता है कि अगर हम यहाँ पर इसकी सेंटर को लाई कर दें, जरा देखना, जरा इसी डायग्राम को देखो, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दें, अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर दिया, आपने ड्रॉ किया हो तो दो वेक्टर ऐसा है, तो तीसरा आप वो देखिए हो क्या, एक नॉर्मली हिंदी में कहते हैं गुलेती टाइप का, मतलब यूँ होता है। ज़्यादातर मूवीज अगर हम देखे होंगे, सलमान खान मूवी का याद नहीं आ रहा है नाम, ठीक है, लेकिन सलमान खान को देखे चलाता है, या आमिर खान को एक मूवी में देखे होंगे, इस तरह से गुलेती लेता है और ऐसे ना फेंकता है इसमें, जो इस तरह से रस्सी बांध दिया, ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसे खींचते हैं और फटाफट से रिस्टोरिंग की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। और रिस्टोरिंग जैसे फोर्स लगता है तो जैसे छोड़ोगे ना फटाक से आगे चला जाएगा, इस तरह का होगा, इससे आगे जाएगा इससे, या फिर आप धनुष ले लो, ठीक है, वो उस टाइप का। तो अब उसमें क्या होता है आपका, जैसे आप इस तरह खींचते हो तो आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह का बात बन रहा है? देखो तो लग रहा है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से वायर में तो कहाँ जाएगा? देखो तो आगे जाए, ऐसे खींचोगे ना इस तरह से, गुलेती वाला बात तो ऐसे ही खींचोगे ना, तो ये कहाँ जाएगा? ये देखो तुम्हारे लेवल में, यहीं पे तुम अगर 11th में जाओगे, थोड़ा 12th में जाओगे तो इसमें वेक्टर पढ़ना पड़ता है 11th क्लास में, तो उसमें आप यहाँ पर आप बात करोगे नॉर्मली तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो रिजल्टेंट वाले पार्ट्स को नॉर्मली हम आपको गुलेती की तरह समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको लगता है कि एक वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर ये है, और एक आपका यूँ जा रहा है। अगर ये वाला पार्ट जा रहा है तो ये बन गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को करने के लिए ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए। देखो तो अरे ये जो वेक्टर था उसको ये मान लो, ये जो था ये, आपको देखो तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, बन रहा है ना? ये देखो फंसोगे इसमें, और फंसोगे तभी जब तुम इस वीडियो को पबजी की तरह देखोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम फंसोगे। पबजी की तरह नहीं देखना है इसको, इसको तुम्हें स्टडी की तरह देखना है, तुम्हारी लाइफ में क्या क्या है ये, इसको अपने लाइफ से जोड़ना पड़ेगा आपको कि रियल घटना से क्या हो सकता है, ठीक है ना, तब जाके बात बनेगा। तो सिंपली आप कह सकते हो कि ये गुलेती वाले पार्ट्स था, और उसमें क्या था गुलेती वाले पार्ट्स में, फोकस करो कि यार इस तरह का एक यू था, यू, और आप ऐसे खींचे तो ये आगे कहाँ गया? आगे देखो, इस तरह की बात करो तो इस तरह में क्या आगे, तो मतलब एक ये और एक ये, तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला पॉइंट्स देखो तो लग रहा है? अगर ये पॉइंट्स तो कहाँ से जाएगा? ऐसे आगे जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी नेट बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं इसको नेट। अगर आपको नेट पता चल जाता है तो आप कह सकते हो कि इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये वाला पॉइंट निकलेगा। क्यों? अरे मेरे भाई, यही को, इसी पार्ट को आपने ये लिखे हो, ये पार्ट यहाँ और ये पार्ट ऑलरेडी है, तो इसको फाइंड आउट करके इसको और इसको ऐड करते हो तो ये नहीं निकल जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो पबजी की तरह मत देखो मेरे दोस्त,
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव, ADDITIV, जरा फोकस करो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव, ठीक है, इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। चलिए, मतलब इसको क्या से कह सकते हैं, इसको एडिटिव नेचर का मतलब होता है, इट मीन्स magnetic field can be added when two or more magnetic field are present। दो या दो से अधिक प्रेजेंट तो आप उसको जोड़ भी सकते हो, ठीक है ना, और घटा भी सकते हो, ठीक है। और जिसके पास डायरेक्शन क्या हो, इसको लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर करंट डायरेक्शन, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ देयर करंट डायरेक्शन, ठीक है, समझ रहे हो ना। करंट डायरेक्शन का मतलब होता है कि इसको थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ा दिए, इसको थोड़ा अगर हम करें तो कहते हैं बिकॉज ऑफ करंट they have some direction, ठीक है। देखो अब तुम कहोगे सर आप कभी कम पढ़ाते हैं कभी ज़्यादा पढ़ाते हैं, वजह यह है दोस्त, तुम्हें एक्चुअली 9-10 का पेपर लिखना नहीं है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव बनाना है, और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, और मेन हमें जो पार्ट्स है उसको क्लियर करना पड़ता है, जहाँ से क्वेश्चन। अब तुम ऐसे पढ़ने लग जाओगे 9-10 को, तो फिर बचपन में फिर दोबारा एडमिशन ले लो, पढ़ लो दोबारा, फिर कॉम्पिटिशन बाद में दे देना। अगर आपको लगता है कि सर हम पूरा ऐसे ही डिटेल्स ही पढ़ लें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि मेन जहाँ से क्वेश्चंस वाले पार्ट बनते हैं, और इस चीज़ को आप पढ़िए, वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, फटाफट से बुक निकालिए, जो भी आपको रिकमेंड कोई टीचर किए होंगे, या फिर आपको जो भी मार्केट में दुनिया भर की बुकें मिल रही है, ठीक है ना, आप उसको लीजिए और खूब पढ़िए, खास करके NCERT तो पढ़िए। आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव बनना, आप कहते हो ऑब्जेक्टिव बनाए और उसमें गलतियाँ ना हो, तो आप NCERT पढ़िए, ठीक है, और NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़िए। आप वीडियो लेक्चर देखिए, उसके जस्ट बाद NCERT लगाने की कोशिश करिए, ठीक है, समझ लो बात को, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट में ना एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स अगर आए तो क्या आ सकता है। एडिटिव का मतलब समझ गया, एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, समझ रहे कि नहीं, मतलब ये सब चीज़ें। अब हम बात करें क्वेश्चंस की तरफ, तो जरा एक क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आपका है, फोकस करना जरा, ठीक है ना। क्वेश्चंस में लिख देता हूँ कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ, देखिए एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, कितना रेडियस दिया है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है दोस्त, अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए 0.5 एंगस्ट्रॉम अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 इंटू, देखिए 6.8 इंटू 10 के पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है दोस्त, SZ। एस्टिमेट the magnetic field at the nucleus,
एट द, ये अगर थोड़ा बहुत भी आपको चेंज करे तो इससे ज़्यादा आपसे भारी भरकम नहीं पूछ सकता है, नॉर्मल, ठीक है। अब आपको पहले वीडियो पॉज करिए और इसको देखिए कि इसके अंदर क्या क्या है, गिवन डेटा क्या है, उस डेटा को लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करिए और बना दीजिए, फार्मूला आपको पता है, ठीक है। चलिए हम लोग सिंपली देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। देखिए तो आपके पास नॉर्मली कहता है कि ऑर्बिट हम रेडियस दे रखा है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं गिवन, और मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। चलिए अब आपके पास रेडियस r इज इक्वल टू दे रखा 0.51 एंगस्ट्रम, दोस्त इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, और ये एंगस्ट्रम किसके करीब होता है, ये 10 के पावर -10 के करीब होता है। ये किसके करीब होता है, ये होता है 10 टू द पावर -10 के करीब। तो 0.51 इंटू 10 के पावर -10 एंगस्ट्रम, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अब आपके पास मिलकर तैयार हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके कितने, तो ये हो गया ना मीटर, और हमें फ्रीक्वेंसी दिया है दोस्त, तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया है, तो आप सिंपली कह सकते हो, फिर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हो, याद करो तो साउंड चैप्टर पढ़ाए थे, F इज इक्वल टू F 6.8 और 10 के पावर 15 हर्ट्ज। अब आपको हर्ट्ज जो है इसका ऐसा यूनिट है, किसका, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। जरा फोकस कीजिए, सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। और अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है, तो आप यहाँ से करंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा सोचो तो आपके पास फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, होता कि नहीं होता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई r बनेगा ना। अब इस सिचुएशन में क्या बन सकता है, देखिए अब जरा फोकस करो, आपके पास सब कुछ दे रखा है, तो अब इस संदर्भ में क्या बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं, सर्कुलर कॉइल, अच्छा हाँ, म्यू नॉट अपॉन में सॉरी 2r। अब जरा सोचो, आपके पास अगर बात करें तो आपके पास म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आती है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, और आपके पास करंट नहीं है, तो करंट अगर गिवन नहीं है तो यहाँ से आप करंट को क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, और Q को अगर हम E लिख दें और T को हम सिर्फ T ही लिखें, इसकी वैल्यू होता है 1.67 10 के पावर -19 कूलम, देखिए होता है ना 1.67, होता है कि नहीं होता है, ऑलमोस्ट आपको करंट पढ़ाए थे, याद करिए, ठीक है। और अगर T की बात करें तो T इज इक्वल टू, देखो F इज इक्वल टू होता है 1/T, तो T इज इक्वल टू कितना 1/F, तो हम यहाँ से कर सकते हैं 1/F। तो अब यहाँ से I किसके करीब बन गया, E इंटू F, बना के नहीं बना, देखो तो इस पार्ट को, इसको क्लियर करोगे तो बन सकता है ना E इंटू F। अब इस फॉर्मूले में पुट करो, इसीलिए B इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू E इंटू F अपॉन में 2 इंटू R। तो यहाँ से बन जाएगा म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर कितना -19, और फ्रीक्वेंसी आपके सामने दे रखा है 6.8 और इंटू 10 के पावर कितना 15, ठीक है। अपॉन में क्या कर लेंगे आप 2 इंटू आपको रेडियस दे रखा है 0.51 10 के पावर -10, और ये सब अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, ऑलमोस्ट V इज इक्वल टू 13.4 टेस्ला। सॉल्व कर लोगे तो आपका बन जाएगा 13.4 टेस्ला। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आया 2r, पता है ना, ये सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप पे ये क्या बनेगा, ये यहीं से मूव करता है ना, ये अगर r तो r, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो 2r बनेगा ना, ठीक है। इस तरह से आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं थोड़ा,
ठीक है। और बात ये बनता है आपका, सपोज मान लो अगर आपको इस सिचुएशन में अगर t की वैल्यू ना देके f की वैल्यू दी गई होता या f की वैल्यू हटा के t, तो इस संदर्भ में आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेते I बराबर कितना q/t, और q किसके करें n इंटू ई होता है ना, आपको पढ़ा है q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई, और n क्या है n इंटीजर, n क्या है आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, और ई आपका जो है ये क्या है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो आपने न्यूमेरिकल्स देखे, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप पढ़ना, मैं फिर बार बार कहता हूँ आपको कि इसे पबजी की तरह मत पढ़ो, नहीं तो फिर पबजा बन जाओगे या फिर पबजी बन जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि वीडियो देख रहे होते हो तो आपके पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़िए और फिर कोई बुक, रिकमेंडेड बुक या फटाफट से क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है।